अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा वायरस से रिलेटेड जो एक टॉपिक रह गया है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हमने जब तक छुट्टियां नहीं हुई थी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस स्टार्ट किया था और हमने थोड़ा सा किया भी था, लेकिन क्योंकि टाइम गुजर चुका है तो हम थोड़ा सा उसका रिकैप भी लेंगे जो हमने स्टार्ट पे क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और फिर हम आगे जाएंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में आपको सबसे पहले ये बात पता है कि व्हाट आर द बेसिक्स फॉर वायरस क्लासिफिकेशन। ये वायरस को हम कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं वायरस के क्लासिफिकेशन के लिए। तो पहले की बात है, पहले मीन्स के जब इतना नॉलेज नहीं था, जब बिल्कुल वायरस पे स्टडी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे वायरसेस को क्लासिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। लाइक मोस्टली 3 कैटेगरीज बनाई जाती थी वायरसेस की, लाइक प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेजेस। बट व्हेन मोर नॉलेज बिकम अवेलेबल, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली क्लासिफिकेशन फर्दर यूज नहीं की जाती, बल्कि फिर क्लासिफिकेशन ज्यादा रिफाइन हो गई, उसमें ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स को यूज किया गया और उसमें बाकी जब वायरस की नेचर पता चल गई कि अच्छा वायरस किस किस्म के हैं, इनके अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट है, तो फिर उसकी बेस पर वायरस की क्लासिफिकेशन के लिए दूसरे करेक्टरिस्टिक्स यूज किए गए। अब हम ट्रेडिशनली तो ये कर सकते हैं कि हम अपनी आसानी के लिए कर दें कि जी ये प्लांट वायरसेस हैं, ये एनिमल वायरसेस हैं और ये बैक्टीरियोफेजेस हैं। ये हम अपनी आसानी के लिए एक कन्वीनियंट वे है हमारे पास कि हम कर दें कि लाइक हम बॉटनी पढ़े हैं तो हमने प्लांट वायरसेस क्लासिफिकेशन पढ़ी है। बट अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिफिकली जनरल क्लासिफिकेशन का, नॉट जस्ट अबाउट द प्लांट वायरसेस बट अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, तो आपने वो जनरल यूज नहीं करनी कि जी प्लांट्स की 3 कैटेगरीज हैं, वायरसेस की 3 कैटेगरीज हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेजेस। आपने ये क्लासिफिकेशन यूज नहीं करनी एग्जाम के लिए। आपने जब आपको जनरल पूछा जाता है ना कि हाउ यू क्लासिफाई द वायरसेस, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, गिव मी some scheme और गिव शॉर्ट स्कीम फॉर वायरस क्लासिफिकेशन, तो देन पहले आपने ये बताना है कि जो वायरस की क्लासिफिकेशन है या मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, दैट्स बेस्ड ऑन सम फीचर्स ऑफ द वायरसेस। और जो वायरस के मेन फीचर्स हैं विच आर यूज्ड फॉर देयर क्लासिफिकेशन, दे इंक्लूड देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंक्लूड देयर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट। मीन सबसे पहले जो वायरस की हम आम तौर पे कैटेगराइज उनको करते हैं, उनके मेन ग्रुप्स बनाते हैं और हम उनके जिन फीचर्स को यूज करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए, उसमें से एक क्या आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे हैव। ठीक है, यानी हम अब उसमें जो है हम किस बेस पे कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर कर रहे हैं। तो वायरस क्लासिफिकेशन अब किस पर बेस कर रही है, type and structure of their nucleic acid. Type of nucleic acid mean whether they have RNA or DNA, and this RNA or DNA is single stranded or double stranded. Then structure of nucleic acid. Structure of nucleic acid में क्या आता है कि वायरसेस में कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास सर्कुलर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसे हैं जिनके पास लीनियर प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसे हैं जिनके पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में होगा, कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास अपने ही जीनोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है। यानी आप क्लासिफिकेशन में देखिएगा कहीं पे लिखा होता है 1 कॉपी, कहीं पे लिखा होता है 2 कॉपीज। लाइक आरएनए है, आरएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट होगी, मींस हम उसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं कहेंगे। वायरस के अंदर 2 सेगमेंट्स हैं आरएनए के, लेकिन हम उसे डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आरएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे के सेम होंगे, तो जाहिर बात है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। लेकिन जीनोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, कहेंगे हम उसे सिंगल स्ट्रैंड। तो और वही भी बता देंगे किसकी, यानी जो न्यूक्लिक एसिड है सेगमेंटेड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। यानी हम न्यूक्लिक एसिड देखते हैं कौन सा है, देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। देन हम जो उसमें देखते हैं हम उसकी और केमिकल कौन सी बायोकेमिकल नेचर देखते हैं, हम उसका कैप्सिड देखते हैं वायरस का, कि उसका कैप्सिड भी और इन्वेलप्ड भी। कि अब आप देखिए आप जब भी किसी वायरस को देखते हैं तो उन्हें लिखा होता है कि इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है। फिर हम उसको ये देखते हैं। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कैप्सिड दे हैव। आपको पता है, आपने आर्किटेक्चर ऑफ वायरस में पढ़ा है कि वायरस का एक कैप्सिड होता है, वो भी इसकी क्लासिफिकेशन में यूज होता है। कैप्सिड किस टाइप के हो सकते हैं? पॉलीहेड्रल हो सकते हैं।
इसके अलावा वो फिलामेंटस अरेंजमेंट हो सकती है, स्फेरिकल हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं। लाइक आपने स्फेरिकल और हेलिकल टाइप आप देख लें, आप जो कोरोना वायरस में आप देखते हैं तो स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो इन्वेलप्ड है। इसी तरह से आप बैक्टीरियोफेजेस में देखते हैं तो वो उसकी कॉम्प्लेक्स है, जो उसकी कैप्सिड के सिमेट्री है कि उसके पास पॉलीहेड्रल हेड भी है और उसके पास हेलिकली अरेंज्ड टेल भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका कैप्सिड किस टाइप का है। फिर हम फर्दर जब ये हम उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड वेदर दे आर इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड, फिर हम उसमें ये भी देखते हैं कि हाउ दे रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं, स्पेशली डीएनए वायरसेस में हम उनकी रेप्लिकेशन में देखते हैं कि वो साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन कर रहे हैं या वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन कर रहे हैं। मीन्स जब हम और ज्यादा क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, हम क्लासिफाई करते जाएंगे, तो फिर हम ये भी देख लेते हैं कि अच्छा जी वो साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन है और दे हैव न्यूक्लियर रेप्लिकेशन। फिर हम उनकी होस्ट रेंज भी देखते हैं और बाकी फिजिकल कैरेक्टर्स भी देखते हैं, तो इस बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं। और बाकी ये है कि आपको, ये तो आपने जब प्लांट वाइज टेक्सोनॉमी पढ़ी थी तो उसमें हमने ये बात पढ़ ली थी कि जो अब वायरस क्लासिफिकेशन है, हम आमतौर पे इसमें जो फैमिली लेवल तक जाते हैं उसमें वो किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये सब कुछ नहीं है। जो मेन सबसे बड़ा यूनिट आप कह लें, सबसे ब्रॉड यूनिट है वायरस क्लासिफिकेशन का, वो है फैमिलीज। और अभी तक टोटल 108 वायरस फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया है या नेम दिया गया है। उन फैमिलीज के आगे फिर फर्दर जेनरा है, उन जेनरा में के बाद आगे फिर उनकी या वायरस स्पीशीज कह लें या वायरस टाइप्स आती हैं। और आपको ये भी आपने पढ़ा था कि कुछ जेनरा ऐसे भी हैं जिनको अभी किसी फैमिली में असाइन नहीं किया गया क्योंकि वो इतने डिफरेंट है कि वो किसी फैमिली में फिट नहीं आ रहे। यानी अगर टोटल, अब मैं अब मैं सिर्फ प्लांट टेक्सोनॉमी की नहीं बात कर रही, मैं जनरल ओवरऑल बात कर रही हूँ कि अगर वायरसेस की टोटल 108 फैमिलीज हैं तो उसमें 203 जेनरा आएंगे। और लेकिन 30 जेनरा ऐसे हैं जिनको अभी किसी भी फैमिली में असाइन नहीं किया गया। दूसरी आपको भी क्लासिफिकेशन में शायद ये भी याद हो कि वायरस में हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कांसेप्ट नहीं है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको लिखें कि जी ये उसका बायनोमियल नेम होगा, उसे इटैलिसाइज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे हम नहीं करते। यानी इनकी डिफरेंट है, थोड़ा हटकर है इनकी क्लासिफिकेशन। यानी क्योंकि ये ए सेलुलर भी है और हम इसे टिपिकल वे में कर भी नहीं सकते बायनोमियल वाला, हम आमतौर पे इसको फिर कर देते हैं इसके जो करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम उन्हें कर देंगे। अब मेन अगर आपने ये काम करना है कि आपने खुद से डाइकोटोमिस की बनानी है वायरसेस की, तो वायरसेस की पहले जो हम एक दो मेन कैटेगरीज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन देम। तो हम कह देंगे कि जी ये डीएनए वायरसेस हैं या ये आरएनए वायरसेस हैं। अब हम जस्ट मेन ग्रुप्स को करेंगे, हम ये नहीं कि हर ग्रुप को डिस्कस करें, सब कुछ करें, हर एक की डिटेल में करें, नहीं, हम मेन ग्रुप्स को अब कर रहे हैं। तो यानी वायरसेस की दो कैटेगरीज आ गई, आरएनए वायरसेस एंड डीएनए वायरसेस। अब हम किस पर आ गए हैं, हम आ गए हैं आरएनए वायरसेस पर। आरएनए वायरसेस की भी हम आगे फर्दर टू मेन ग्रुप्स बना सकते हैं, दैट आर सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस और डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं तो उनकी फिर फर्दर टू कैटेगरीज है, दे आर पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस और दे आर नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस क्या होंगे, दे कैन डायरेक्टली यूज देयर आरएनए एज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इनका जो जीनोम है वो पॉजिटिव सेंस क्या है कि वो डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए यूज हो सकता है और जाकर वो अपनी प्रोटीन बनाएगा दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स रेप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। नेगेटिव सेंस क्या है, वो अपने आरएनए को डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए यूज नहीं करेंगे, उनकी जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है, पोलैरिटी होती है, वो मैसेंजर आरएनए से ऑपोजिट होती है। दे फर्स्ट नीड टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ देयर आरएनए के नेगेटिव सेंस आरएनए डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए यूज नहीं होगा, पहले ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे और वो उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी वो यूज होगा एज
मैसेंजर आरएनए और देन वो फर्दर अपनी करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे। अब ये बात ने क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ने की एक वजह ये भी है कि पहले आपने रेप्लिकेशन पढ़ी थी और आपको रेप्लिकेशन और वायरसेस पढ़ने के बाद आइडिया हो गया था, मैंने आपको हर ग्रुप की करवाई थी कि पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन कैसे होती है और नेगेटिव सेंस आरएनए की रेप्लिकेशन कैसी होती है, कौन कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है, वो सारी डिटेल में आपको बताया हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट में था दूसरा है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। तो पहले अब हमने करना है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में से जो फर्स्ट वन है हमारे पास पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस। उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस कौन से हैं, जिनका आरएनए डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए एक्ट कर सकता है, और देयर आरएनए जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए, कि उसको हम उस मैसेंजर आरएनए को, उस वायरल जीनोम को हम देख के बता सकते हैं कि वायरस इस जीनोम से जो प्रोटीन्स अगर बनेंगी तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। लाइक डायरेक्टली आपको पता है मैसेंजर आरएनए आगे जाकर प्रोटीन्स के का मैसेज देता है कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। तो वो इस तरह से मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करता है, या उसका वैल्यू आरएनए जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए ही होगा। अब इसकी भी हमने टू मेन कैटेगरीज अगर देखें तो एक होंगे नॉन इन्वेलप्ड जिन्हें हम कहते हैं नेकेड, ठीक है, और दूसरे होंगे इन्वेलप्ड जिनके पास ऑब्वियसली इन्वेलप प्रेजेंट है। और नॉन इन्वेलप्ड में हम आगे देखते हैं कि जी ये नॉन इन्वेलप्ड है, तो हमने जब उनको फर्दर देखा तो हमें पता चला दे हैव पॉलीहेड्रल सिमेट्री। पॉलीहेड्रल सिमेट्री में ये देखेंगे जिस तरह आपको इस तरह की सिमेट्री नजर आती है तो हम इसको पॉलीहेड्रल सिमेट्री कह देंगे। तो ये यानी पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस की आगे टू मेन ग्रुप्स हैं, नेकेड एंड एनवेलप्ड, और जो नॉन एनवेलप्ड है जब हम उन्हें आगे फर्दर देखते हैं तो हमें मिलते हैं पॉलीहेड्रल टाइप्स। पॉलीहेड्रल टाइप्स की अब जो फैमिलीज हैं उनमें से आपको जो फैमिली एक मिल रही है दैट इज पिकोर्ना वायरिडी। अब जो पिकोर्ना वायरिडी है, जहां तक मुझे याद है कि मैंने आपको इसकी डिटेल क्लास में पढ़ा दी हुई है, हम जस्ट कुछ पॉइंट्स इसमें रिपीट कर लेंगे कि एक तो पिकोर्ना वायरिडी हम कहते हैं कि दे आर स्मॉल वायरसेस, पॉजिटिव सेंस है, पॉलीहेड्रल है और इनका साइज मोस्टली स्मॉल होता है। और इसके अलावा इनका एक फीचर ये भी है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से पास कर सकते हैं। लाइक अब इसमें यानी पिकोर्ना वायरिडी की ही एक एग्जांपल है जिसमें हम करते हैं एंटीरोवायरस ना। अब यहाँ पे मेंशन भी है कि जो एंटीरोवायरस है वो कौन सी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, पोलियो वायरस। अब एक बात ये भी याद रखने की, ये जो एंटीरोवायरस है ये इसकी जीनस का नाम है, इस जीनस के अंदर से पोलियो वायरस नहीं होगा, इस जीनस के अंदर और भी वायरसेस होंगे। ये जस्ट क्या है कि पिकोर्ना वायरिडी फैमिली नेम है, और जो एंटीरो वायरसेस हैं जहाँ पर उन्होंने उनकी जेनरा को मेंशन किया हुआ है, और उस जेनरा में आपको पता है एक से ज्यादा स्पीशीज एंड टाइप्स हो सकती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हमें क्या मिलते हैं पिकोर्ना वायरिडी की, यानी इसके फर्दर स्मॉल ग्रुप है, इसके जो जेनरा हैं उनमें से एक एंटीरो वायरस बहुत कॉमन जेनरा है, हिपेटो वायरस। हिपेटो वायरस के नाम से क्या पता चल रहा है कि ये लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है, और राइनो वायरसेस, राइनो का वर्ड है नोज से, तो ये इसके मेन जनरल है। यानी नॉन इन्वेलप्ड में जो पॉलीहेड्रल सिमेट्री होती है उनकी कैप्सिड की, उनकी जो एक फैमिली है दैट इज पिकोर्ना वायरिडी, और इस फैमिली के जो मेन जनरा है वो है एंटीरोवायरस, राइनोवायरस एंड हिपेटोवायरस। अब इसके बाद है कि इसके अंदर हमें एक तो एंटीरो वायरस में हमें मिल रहा है पोलियो। पोलियो वायरस का हमने आपको शायद डिस्कस भी किया था कि हम कहते हैं कि जहां पर हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वहां पर जो पोलियो वायरस है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू एंटर होता है अपने होस्ट में, और ये वहां पर होस्ट डीएनए में, सॉरी होस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती। यानी ये इतना स्ट्रांग है, इतना टफ है कि जो हमारे स्टमक एसिड है वहां से भी पास कर जाता है, और देन ये कहाँ पर जाएगा, इसके बाद ये आपकी नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा, और नर्वस सिस्टम में जब ये प्रॉब्लम कॉज करेगा तो उससे पैरालिसिस होगा, जिस तरह के हम पोलियो पेशेंट्स में देखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइनोवायरस। राइनोवायरस, जो राइनो का वर्ड है दैट इज फ्रॉम नोज। अब राइनोवायरस का जो मोड ऑफ एक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटेरोवायरस। राइनोवायरस अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में से गुजरेगा तो हमारे स्टमक एसिड से वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा और वो वहां पर खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जा रहा है तब तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में गया, अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाएगा, हमारी नेजल पैसेजेस में से गुजरेगा, तो वहां पर ये क्या करेगा, नेजल पैसेज में जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं या हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये वहां पर एक तरह से स्ट्रक कर जाएगा या वहां पर ये अटैच होगा और ये अपनी एंटर होगा और अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। और उसके रिजल्ट में क्या होगा, कॉमन कोल्ड, यानी जिस तरह हम फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पे हम कॉमन कोल्ड और फ्लू को सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर होते हैं। कॉमन कोल्ड आमतौर पे हम जिसको कह रहे हैं ना मुझे फ्लू हो रहा है, तो वो आमतौर पे कोल्ड ही होती है। तो इस तरह से वो उसमें हमारी जब अटैक करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक पर, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ज्यादा म्यूकस रिलीज होता है। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है हेपेटोवायरस, जिसका हमने अक्सर नाम सुनते हैं कि जिसमें हेपेटाइटिस ए आ जाता है। और हेपेटोवायरस क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिवर फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट इसमें बाकी जिसके स्मॉलर ग्रुप्स हैं, एक तो पिकोर्ना वायरिडी, एक इसकी बड़ी फैमिली थी, इसमें कैल्सी वायरसेस लिखे हैं। इसे अगर फैमिली की बात करेंगे तो कैल्सी वायरिडी होगी। ये भी, इसमें भी ऐसे वायरसेस प्रेजेंट हैं जो कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इसमें में एक थर्ड कैटेगरी है प्लांट वायरसेस की। और हम क्या कहते हैं, प्लांट वायरस रिलेटेड ऑफ रिलेटिव्स ऑफ पिकोर्ना वायरिडी, यानी ये पिकोर्ना वायरसेस से मिलते जुलते हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये जो हमने पिकोर्ना वायरिडी, हमने ये भी पढ़ा था ना कि हम होस्ट रेंज भी देखते हैं, तो पिकोर्ना वायरिडी जो है ये एनिमल्स पर जा रही है, एनिमल्स को में प्रॉब्लम्स को कर रही है। लेकिन जिसकी ये सी कैटेगरी है, जिसका एक ग्रुप है वो प्लांट वायरसेस का है, क्योंकि होस्ट डिफरेंट है इसलिए हम इसे पिकोर्ना वायरिडी में नहीं कर रहे हम, बल्कि ये लिख देते हैं कि ये कैटेगरी है दैट आर रिलेटिव्स ऑफ पिकोर्ना वायरसेस। इसके बाद यहाँ पे एम के साथ यहाँ पे ओमेगा का वर्ड था जो मैं नहीं ऐड कर सकी, एम ओमेगा बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस की भी आपने टाइप्स पढ़ी होंगी, आपने जो T2 और T4 बैक्टीरियोफेज का डिटेल में रेप्लिकेशन पढ़ी थी, दैट आर डीएनए कंटेनिंग वायरसेस। यानी जो आपने T2 T1 फेजेस का आपने जो पढ़ा था ना, बैक्टीरियोफेज साइकिल पढ़ा था, आपने बैक्टीरियोफेजेस की रेप्लिकेशन पढ़ी थी, तो हमने उसमें जो एक टिपिकल एग्जांपल ली थी वो थी T1 फेजेस की। T1 फेजेस में T2 T4 और वो डीएनए फेजेस है। लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेजेस जो है ऐसे भी हैं जो आरएनए है और जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आरएनए मौजूद है, इन्हें एम ओमेगा बैक्टीरियोफेजेस का हम नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये नॉन एनवेलप्ड का, यहाँ पे ग्रुप खत्म हुआ और सेकंड हमारे पास सब शुरू हो गए हैं इनवेलप्ड। अब इन्वेलप्ड वायरसेस में एक तो आपने हम देखते हैं कि सिमेट्री हमें इसमें इन्वेलप्ड वायरसेस में टू मेन टाइप्स की सिमेट्री मिलती है, एक है पॉलीहेड्रल और दैट सेकंड वन इज हेलिकल। पॉलीहेड्रल सिमेट्री के साथ फर्दर टू ग्रुप्स हैं, टोगा वायरिडी एंड फ्लेविवारिडी। टोगा वायरिडी की जहां तक मुझे याद है मैंने इसका बताया था कि टोगा जो है ना वो एक क्लॉक या एक टाइप ऑफ आप क्या कह लेंगे क्लॉसी, ये वो क्लॉक है जिस तरह आप विजर्ड्स को देखते हैं, लाइक आपने हैरी पॉटर जिसमें देखा था तो उन्होंने एक क्लॉक पहना होता है ऊपर, तो ये उनका ये जो स्ट्रक्चर होता है अपेरेंटली इनवायरसेस का वो क्लॉक की तरह का होता है जैसे उन्होंने पहना हुआ है, तो इसी वजह से हम इसे टोगा वायरिडी का नाम दे देते हैं। और टोगा वायरिडी में भी ये भी स्मॉल वायरसेस होते हैं और एक इसकी एग्जाम्पल है आपके पास रुबेला वायरस, जिससे रुबेला डिजीज कॉज होगी। और दूसरी है इसकी एग्जांपल इक्विन एनसेफेलाइटिस वायरस, जो कि एनसेफेलाइटिस प्रॉब्लम कॉज करता है। और ये सिफेलिस आपको वर्ड पता है कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो कहते हैं कि है तो ये रेयर प्रॉब्लम, है तो रेयर डिजीज, बट ये बहुत डेंजरस है क्योंकि इसमें ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है टोगा वायरिडी में। अब ये जो आमतौर पर टोगा वायरिडी फैमिली में जो वायरसेस आते हैं, हम कहते हैं कि दे मल्टीप्लाई इन साइटोप्लाज्म, और ये मैमेलियंस पे भी अटैक कर सकते हैं या आर्थ्रो, इनमें से कुछ हैं जो आर्थ्रोपोड्स को एज देयर
होस्ट यूज करते हैं। और हम इनको ये भी कह सकते हैं दे आर arthropod borne viruses, means कि they are transmitted by mosquitoes and some other some other insects। और ये कहते हैं कि ये क्या कॉज कर सकते हैं, ये डिफरेंट काइंड से एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकते हैं, मींस ब्रेन स्वेलिंग है जिसमें ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है। और ये ह्यूमंस को भी एज होर्स यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, और वो हॉर्सेस को भी यूज कर सकते हैं। अब रुबेला जो है, रुबेला का एक जो और नाम है उसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। लेकिन ये है कि रुबेला जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रही है, जो इक्विन एंसेफेलाइटिस है ये इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। देन आ जाते हैं हम इनवेलप पॉलीहेड्रल की एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं फ्लेविवाइरिडी। अब जो फ्लेविवाइरिडी है ये भी मॉस्किटो और जो ट्रिक्स हैं यानी ये आर्थ्रोपोड्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है। और ये भी क्या करेगी, ये भी एंसेफेलाइटिस यानी ये भी ब्रेन प्रॉब्लम, ब्रेन स्वेलिंग भी कॉज कर सकती है। और इस तरह से जो येलो फीवर है जिसको हम कहते हैं ना कि जी हेमरेजिक फीवर भी है, उसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हेमरेजिक फीवर्स क्या होते हैं, हेमरेज का वर्ड किससे होता है, जब ब्लीडिंग होती है ना, इंटरनल ब्लीडिंग होती है जब, तो हम उससे फिर यानी हेमरेज यूज करते हैं। यानी कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड विद द ब्रेन हेमरेज। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये बस शायद ब्रेन में होता है तो ये हेमरेज है, नहीं, हेमरेज बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकते हैं, क्योंकि हेमरेज का जो वर्ड है ना वो ब्लीडिंग से रिलेटेड है। तो ऐसे ये जब फ्लेविवाइरिडी जब फीवर कॉज करते हैं तो हम कहते हैं ये हेमरेजिक फीवर कॉज कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि जो स्किन के अंदर या म्यूकस मेम्ब्रेन में या इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये हार्मफुल भी होती है क्योंकि उस ब्लीडिंग से आपको पता है ब्लड लॉस तो एक तरह से अंदर ही अंदर हो रहा होता है ना, तो फिर उसमें जरूरत होती है समटाइम्स अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट है कि इन्वेलप के अंदर ही एक जो अगर उनका हेलिकल टाइप वो इन्वेलप, तो हम उससे हेलिकल टाइप उनका कैप्सिड हो तो फिर हम उससे कोरोना वायरिडी क्लास में लिखेंगे। यहाँ मैंने कोरोना वायरसेस लिख दिया लेकिन जो सही टर्म है वो है कोरोना वायरिडी। अब कोरोना वायरिडी में आपको मैंने यहाँ पर मजीद डिटेल इसलिए लिखी कि आजकल जितना कोरोना वायरसेस के बारे में आजकल जितनी इंफॉर्मेशन है और जितना हमें पता है, आई डोंट थिंक सो हमें किसी और के बारे में इतना पता होगा कि ये कौन सी क्लास है। ये आमतौर पर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं। और कोरोना वायरसेस, ये जो मौजूदा कोरोना वायरस है इसको तो हम कह रहे हैं ना कोविड-19, इससे पहले भी कुछ कोरोना वायरसेस आए थे जिन्होंने रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कॉज किए थे। अब ये आपको मैं एक तरह की असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने सर्च करना है सार्स एंड मार्स, SARS सार्स वायरस एंड MARS मार्स वायरस। कि इससे पहले जो 2001 से 2010 के दरमियान ये जो वायरसेस आए थे दे आल्सो बिलोंग टू द कोरोना वायरसेस, और इन्होंने भी ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम कॉज किए थे और इन्होंने भी एक तरह का एपिडेमिक कॉज किया था। तो ये एक तरह से आपकी असाइनमेंट है कि कल आपने मुझे उनकी डिटेल्स बतानी है, सार्स की SARS सार्स वायरस एंड मार्स MARS मार्स वायरस। अब मैं इसको यहाँ पर एंड करती हूँ। अब मेरा ख्याल है कि टाइम, चले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट को, कि पॉजिटिव सेंस RNA वायरसेस। अभी हमने नेगेटिव सेंस में पढ़ा था और आपने कहा था कि उनका जो RNA है दैट इज जस्ट लाइक मैसेंजर RNA। लेकिन एक पॉजिटिव सेंस RNA के ही अंदर एक और कैटेगरी है। वो कैटेगरी कौन सी है, कि वो भी पॉजिटिव सेंस RNA थे। ये देखें RNA वायरस थे, और ये इसमें मैंने आपको क्या टाइप बताई थी कि वायरियन RNA एक्ट लाइक द मैसेंजर RNA। अब लेकिन इसी में पॉजिटिव सेंस RNA की एक और क्लास है, वो क्या है, दे रिक्वायर्ड RNA टू बी कन्वर्टेड टू DNA वायरियन वाया वायरियन एसोसिएटेड एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कि यहाँ पर जो आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी मैसेंजर RNA की, दे डोंट नीड टू, ओके यहाँ पर जो आपने नेगेटिव सेंस RNA वायरसेस की ये आपने सारी, एक मिनट, ठीक है, ये आपने पॉजिटिव सेंस RNA की ये सारी टाइप्स पढ़ी थी जो आपने कहा था कि
उनका आरएनए जस्ट लाइक मैसेंजर आरएनए एक्ट करता है। लेकिन कुछ पॉजिटिव सेंस आरएनए ऐसे हैं कि जो अपने आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और ये एंजाइम भी बनाने का जीन भी इनके पास होता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहले ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और फिर ये फर्दर एप्लीकेशन करते हैं। जो आपने पहले पढ़े थे ना, वो मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करते हैं, वो डीएनए नहीं बनाते, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते। लेकिन पॉजिटिव सेंस आरएनए का एक ग्रुप है जो पहले अपने आरएनए से डीएनए बनाता है एंजाइम यूज करके, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसमें फिर हमें जो मिलते हैं, मोस्टली हमें जो मिल रहे हैं वायरसेस, वो क्या है, वो इन्वेलप्ड है, और उनकी जो कैप्सिड है वो स्फेरिकल है, और जो इनकी फैमिली नेम है दैट इज रेट्रोवायरिडी। अब आपने रेट्रो का वर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से याद करना है कि रेट्रो क्या है, कि ऐसे वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। और इसमें जो बड़ी कॉमन एग्जांपल है, एक तो आपके पास है एचटीएलपी। एचटीएलपी क्या है, दैट विल कॉज लियोकीमिया, मीन्स लियोकीमिया आपको पता है कि टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। और सेकेंडली ये क्या कर सकते हैं, ये ट्यूमर्स कॉज कर सकते हैं। और इसकी दूसरी बड़ी कॉमन एग्जांपल है एचआईवी, और जिसको हम कहते हैं एड्स। अब मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे जहां तक याद है मैंने क्लास में रेट्रोवायरसेस का बहुत डिटेल में बताया था कि किस तरह से काम करते हैं। लाइक जो आरएनए है एचआईवी का, वो एंटर होता है न्यूक्लियस में, ह्यूमन न्यूक्लियस में। वहां जाकर वो अपने, यानी जो एज से पहले बनता है, आरएनए से बनेगा डीएनए, क्योंकि इनके नाम से क्या पता चल रहा है कि रेट्रो है, तो ये आरएनए इनका कन्वर्ट होगा डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। ये डीएनए जो है, ये नेक्स्ट अपना बनाएगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ह्यूमन क्रोमोसोम में जाके इंसर्ट हो जाएगा। और जब वायरल डीएनए, वायरल जीनोम ह्यूमन जीनोम में या क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं ये प्रो वायरस बन गया है। और उसके बाद वो चुप करके वहां बैठा रहता है, बट जब वो स्टिमुलेट हो जाता है किसी वजह से, तो फिर वो क्या करेगा, वो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स हैं, उन पर अटैक करेगा। और इसका नुकसान क्या है कि पहले यह प्रो वायरस की फॉर्म में चुप करके सेल्स के अंदर बैठा रहेगा। जैसे सेल्स रेप्लिकेट करेंगे, ये भी रेप्लिकेट करता जाएगा, स्प्रेड करता जाएगा सेल्स में, नए बनने वाले सेल्स में स्प्रेड होगा। और उसके बाद ये जब इसका एक्शन ट्रिगर होगा, देन वो क्या करेगा, उसके बाद ये हमारे जो सेल्स हैं, जो ह्यूमन इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स हैं, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स, जो उनको में प्रॉब्लम करेगा, और फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो ये है, इस तरह से करता है। और आपने जब रेप्लिकेशन ऑफ वायरस पढ़ी थी, तो उसमें हमने रेट्रोवायरस की एक डायग्राम भी दी हुई, वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद जो रह गया वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, कि सॉरी मंडे को, कि जब उसके बाद डीएनए, आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए, तो वो नेक्स्ट मैं आपको आपकी क्लास का इन्फॉर्म कर दूंगी। अब ऐसा है कि क्लास में तो टाइम रह गए हैं सिर्फ 6 मिनट, तो इसलिए मैं जल्दी से आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। तो आपने बहुत जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगवानी है। आप पहले से ही अपने माइक ऑन करके रख लें, क्योंकि इसमें फिर काल दफा होता है कि आपका में आपका ना गैप आ जाता है। ओके जी, रोल नंबर 1, जल्दी जल्दी बोलते जाएं।